नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बीए एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक न तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका प्रश्न दिया हुआ है, भोज परमार की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। यानी कि क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि भोज परमार कौन था, भोज परमार की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर भोज परमार के बारे में पूछा गया है कि भोज परमार कौन था। उसके बाद आगे कहा जा रहा है कि भोज परमार की राजनीतिक उपलब्धि एवं सांस्कृतिक उपलब्धि की विवेचना कीजिए। यानी कि जो भोज परमार है, भोज परमार के बारे में पूछा जा रहा है, भोज परमार की राजनीतिक उपलब्धियों की विवेचना करने के लिए कहा जा रहा है और भोज परमार की सांस्कृतिक उपलब्धियों की विवेचना करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। अब दोस्तों दूसरे स्टेप हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप हम लोग क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे आपका पहला पॉइंट हो जाएगा भोज परमार। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले भोज परमार के बारे में पूछा गया है कि भोज परमार कौन था, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला पॉइंट हो जाएगा भोज परमार। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर दूसरा पॉइंट हो जाएगा भोज परमार की राजनीतिक उपलब्धि। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर राजनीतिक उपलब्धि के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट हो जाएगा राजनीतिक उपलब्धि। और यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा सांस्कृतिक उपलब्धि। तो दोस्तों क्वेश्चन के अंदर राजनीतिक उपलब्धि और सांस्कृतिक उपलब्धि दोनों उपलब्धियों के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा सांस्कृतिक उपलब्धि। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो आपका टोटल 3 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम लोग पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। क्योंकि दोस्तों ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है और यहाँ पर दोस्तों भोज परमार की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों की विवेचना करने के लिए कहा गया है, इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका परिचय लिखेंगे। यानी कि जो भोज परमार है, सबसे पहले हम लोग भोज परमार का परिचय लिखेंगे कि भोज परमार कौन था। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 देंगे और यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग भोज परमार का परिचय लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हो जाएगा परिचय। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग परिचय लिखेंगे। अब दोस्तों परिचय हेडिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों पहले पॉइंट के आंसर में आपको कम से कम 7 से 8 लाइन में, या फिर आपको जितना भी याद है, आपको जितना भी आता है, यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले भोज परमार का परिचय लिखना है। और यहाँ पर दोस्तों भोज परमार का परिचय लिखने के बाद आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको दूसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन के अंदर आपका जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है राजनीतिक उपलब्धि, यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट दिया हुआ है राजनीतिक उपलब्धि। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट को ले लेंगे, यानी कि राजनीतिक उपलब्धि को ले लेंगे और राजनीतिक उपलब्धि को लेकर के क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग दूसरे पॉइंट के अंदर लिखेंगे राजनीतिक उपलब्धि है। यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का दूसरा हेडिंग हो जाएगा राजनीतिक उपलब्धि है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे राजनैतिक उपलब्धियाँ। अब दोस्तों यहाँ पर राजनीतिक उपलब्धियाँ किसकी हम लोग लिख रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों जो भोज परमार है, हम लोग दोस्तों भोज परमार की जो है कि राजनीतिक उपलब्धियाँ लिख रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा हेडिंग हो जाएगा राजनीतिक उपलब्धियाँ। अब दोस्तों राजनीतिक उपलब्धियाँ लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों राजनीतिक उपलब्धियों के अंदर यहाँ पर दोस्तों जो भोज परमार है, भोज परमार की जो भी राजनीतिक उपलब्धियाँ हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 इस तरीके से करके आपको राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको दूसरे हेडिंग के आंसर में आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में, या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में यहाँ पे विवेचना कर देना है। और आगे आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर 1 देना है
और पॉइंट नंबर 1 देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको लिखना है भोज परमार की राजनीतिक उपलब्धियाँ। यहाँ पर दोस्तों राजनीतिक उपलब्धियों की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों जो भोज परमार है, भोज परमार कौन था, तो भोज परमार दोस्तों सिंधु राज का पुत्र था, जिसकी मृत्यु के बाद दोस्तों 1000 ईसा में जो है कि वो क्या हुआ, राज सिंहासन में बैठा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम राजनीतिक उपलब्धि में इसके पहली उपलब्धि लिखेंगे, यानी कि जो भोज परमार है, भोज परमार की राजनीतिक उपलब्धि में हम लोग पहली उपलब्धि लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसका पहली उपलब्धि हो जाएगा कल्याणी के चालुक्य से युद्ध, यानी कि जो कल्याणी के जो चालुक्य वंश के जो राजा थे उसके साथ इसने युद्ध किया। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी पहली राजनीतिक उपलब्धि हो जाएगी कल्याणी के चालुक्य से युद्ध। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग पहले पॉइंट के अंदर लिखेंगे कल्याणी के, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे कल्याणी के चालुक्यों से युद्ध, यानी कि जो चालुक्य वंश के राजा थे उनके साथ इसने युद्ध किया। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कल्याणी के चालुक्यों से युद्ध। अब दोस्तों कल्याणी के चालुक्यों से युद्ध लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों पहले पॉइंट के आंसर में आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में, फिर आपको जितना भी याद है यहाँ पर दोस्तों कल्याणी के चालुक्यों से युद्ध वाले हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको दूसरा पॉइंट देना है, और दूसरा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों भोज परमार की दूसरी राजनीतिक उपलब्धि लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी दूसरी राजनीतिक उपलब्धि हो जाएगी त्रिपुरी के गांगेय देशी युद्ध, यानी कि त्रिपुरी के जो गांगेय देव थे उसके साथ इसने युद्ध किया। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे त्रिपुरी के, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे त्रिपुरी के गांगेय देव से युद्ध, त्रिपुरी के गांगेय देव से युद्ध। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो है कि दूसरी जो है कि राजनीतिक उपलब्धि हो जाएगी त्रिपुरी के गांगेय देव से युद्ध। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों दूसरे पॉइंट के आंसर में भी आपको कम से कम 8 से 10 लाइन में, या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको त्रिपुरी के गांगेय देव से जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों उल्लेख करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आगे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे, और तीसरा पॉइंट देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आगे हम लोग भोज परमार की अगली जो है कि राजनीतिक उपलब्धि लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों भोज परमार की तीसरी जो है कि राजनीतिक उपलब्धि हो जाएगी इंद्र रथ से युद्ध, यानी कि जो इंद्र रथ था उसके साथ इसने युद्ध किया। तो यहाँ पर दोस्तों आगे हम लोग लिखेंगे इंद्र रथ से युद्ध। अब दोस्तों इंद्र रथ से युद्ध करने के बाद इसने क्या किया, यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है कि तीसरे पॉइंट के अंदर यहाँ पे दोस्तों आपको इंद्र रथ से जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के यहाँ पे क्या करना है, विवेचना करना है। और यहाँ पे दोस्तों तीसरे पॉइंट के आंसर में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कम से कम 12 से 14 लाइन में, फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों इसके आंसर में आपको इंद्र रथ से जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का यहाँ पे उल्लेख करना है। अब दोस्तों तीसरा जो है कि उपलब्धि लिखने के बाद आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथा पॉइंट देना है, और चौथा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों भोज परमार की राजनीतिक उपलब्धि में चौथी उपलब्धि लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों चौथी उपलब्धि इसकी हो जाएगी लाट से युद्ध, यानी कि लाट वंश के जो भी थे उसके साथ इसने युद्ध किया। तो यहाँ पर दोस्तों आगे हम लोग लिखेंगे लाट से युद्ध। अब दोस्तों लाट से युद्ध लिखने के बाद आपको क्या करना है, यानी कि चौथा पॉइंट लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों चौथे पॉइंट के आंसर में भी आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में, फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों लाट से युद्ध के पॉइंट वाले आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको 5वां पॉइंट देना है, और 5वां पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों भोज परमार की राजनीतिक उपलब्धि में आपको 5वीं उपलब्धि लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों 5वीं उपलब्धि हो जाएगी कोकड़ विजय, यानी कि कोकड़ विजय यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ी विजय इसके लिए थी। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे कोकड़ विजय। अब दोस्तों कोकड़ विजय लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों कोकड़ विजय के बारे में आपको अच्छे तरीके से लिखना है। और इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 14 से 16 लाइन में, फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको कोकड़ विजय के बारे में लिखना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आगे आपको छठा पॉइंट देना है। और छठा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों भोज परमार की राजनीतिक उपलब्धि में आपको छठा उपलब्धि लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों भोज परमार की अगली उपलब्धि हो जाएगी कान्य कुब्जों से युद्ध, यानी कि जो कान्य कुब्ज थे उनके साथ इसने युद्ध किया। तो यहाँ पे दोस्तों भोज परमार की अगली उपलब्धि हो जाएगी कान्य कुब्जों से युद्ध। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे कान्य कुब्जों से, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे कान्य कुब्जों से युद्ध। अब दोस्तों कान्य कुब्जों से युद्ध के बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों कान्य कुब्जों से युद्ध हुआ था उस युद्ध का यहाँ पे आपको उल्लेख करना है, यानी कि जो कान्य कुब्जों से युद्ध हुआ था उस युद्ध का यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से उल्लेख करना है। और इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 12 से 14 लाइन में इसका जो है कि उल्लेख कर देना है, इसके आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको 7वां पॉइंट देना है। और 7वां पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों भोज परमार की राजनीतिक उपलब्धि में आपको 7वीं उपलब्धि लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों 7वीं उपलब्धि हो जाएगी चंदेलों से युद्ध, यानी कि जो चंदेल वंश के जो राजा थे उसके साथ इसने युद्ध किया। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी अगली राजनीतिक उपलब्धि हो जाएगी चंदेलों से, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे चंदेलों से युद्ध।
अब दोस्तों चंदेलों से युद्ध करने के बाद यहाँ पे क्या करना है आगे आपको, यहाँ पे दोस्तों चंदेलों से जो युद्ध हुआ था उसके बारे में यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से व्याख्या करना है। और इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 8 से 10 लाइन में इसकी व्याख्या आपको अच्छे तरीके से कर देना है। और यहाँ पे दोस्तों व्याख्या करने के बाद आपको आगे क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको 8वां पॉइंट देना है। और 8वां पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों भोज परमार की अगली राजनीतिक उपलब्धि लिखना है, यानी कि 8वीं राजनीतिक उपलब्धि लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी अगली उपलब्धि हो जाएगी ग्वालियर नरेश कीर्तिराज से संघर्ष, यानी कि जो ग्वालियर के जो नरेश थे कीर्तिराज, उसके साथ इसने संघर्ष किया, युद्ध किया। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी अगली उपलब्धि हो जाएगी कीर्तिराज से संघर्ष। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे ग्वालियर नरेश कीर्तिराज से संघर्ष। अब दोस्तों कीर्तिराज से संघर्ष करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, 7 तो 8वें पॉइंट के अंदर यहाँ पे दोस्तों आपको इसके आंसर में कम से कम 10 से 12 लाइन में फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों कीर्तिराज से जो युद्ध हुआ था उसके बारे में यहाँ पे आपको क्या करना है, व्याख्या कर देना है। और फिर व्याख्या करने के बाद आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको 9वां पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों 9वां पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों 9वां पॉइंट देने के बाद आपको यहाँ पे दोस्तों अगला इसका जो है कि राजनीतिक उपलब्धि लिखना है। तो 9वां इसका राजनीतिक उपलब्धि हो जाएगा चाहमानों से युद्ध, यानी कि चाहमान वंश के जो भी राजा थे उसके साथ इसने युद्ध किया। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो है कि भोज परमार की अगली उपलब्धि लिखना है, 9वीं उपलब्धि लिखना है आपको चाहमानों से युद्ध। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे चाहमानों से युद्ध। अब दोस्तों चाहमानों से युद्ध लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों 9वें पॉइंट के आंसर में आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको चाहमान से जो युद्ध हुआ था उसके बारे में आपको उल्लेख कर देना है। और यहाँ पर दोस्तों उल्लेख करने के बाद आपको आगे क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको जो है कि 10वां पॉइंट देना है। और 10वां पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों भोज परमार की राजनीतिक उपलब्धियों में आपको अगली उपलब्धि लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों भोज परमार की उपलब्धियों में जो है कि राजनीतिक उपलब्धियों में अगली उपलब्धि हो जाएगी, यहाँ पर दोस्तों अगली उपलब्धि हो जाएगी गुहिल वंश से युद्ध, यानी कि जो गुहिल वंश उस समय था उसने गुहिल वंश से भी युद्ध किया। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी अगली उपलब्धि हो जाएगी गुहिल वंश से युद्ध। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे गुहिल वंश से युद्ध। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो है कि अगली उपलब्धि हो जाएगी गुहिल वंश से, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे गुहिल वंश से युद्ध। अब दोस्तों गुहिल वंश से जो युद्ध हुआ था उसके बारे में यहाँ पे क्या करना है, 10वें पॉइंट के आंसर में आपको कम से कम 14 से 16 लाइन में फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों गुहिल वंश के साथ जो युद्ध हुआ था उसका यहाँ पे आपको उल्लेख कर देना है। और यहाँ पे दोस्तों उल्लेख करने के बाद आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको 11वां पॉइंट देना है। और 11वां पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको भोज परमार की राजनीतिक उपलब्धियों में 11वीं उपलब्धि लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी 11वीं उपलब्धि हो जाएगी हुड़ों तथा मुसलमानों से संघर्ष, यानी कि जो हुड़ थे और जो मुसलमान थे उसके साथ भी इसने युद्ध किया, संघर्ष किया। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी अगली जो है कि राजनीतिक उपलब्धि हो जाएगी हुड़ों तथा, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे हुड़ों तथा मुसलमानों से युद्ध। अब दोस्तों हुड़ों तथा मुसलमानों से युद्ध इसने किया। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी जो है कि अगली उपलब्धि हो जाएगी हुड़ों तथा मुसलमानों से युद्ध। अब दोस्तों यहाँ पे 11वां पॉइंट लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 13 से 14 लाइन में फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों हुड़ों तथा मुसलमानों से युद्ध होता है उसका उल्लेख यहाँ पे आपको कर देना है। और यहाँ पर दोस्तों इसका उल्लेख करने के बाद आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको 12वां पॉइंट देना है। और 12वां पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों भोज परमार की राजनीतिक उपलब्धियों में जो है कि 12वीं उपलब्धि लिखना है। यहाँ पर दोस्तों भोज परमार की अगली उपलब्धि हो जाएगी चालुक्य राज सोमेश्वर प्रथम से युद्ध, यानी कि जो चालुक्य राज सोमेश्वर प्रथम था उसके साथ इसने युद्ध किया। तो यहाँ पर दोस्तों भोज परमार की राजनीतिक उपलब्धियों में जो है कि 12वीं उपलब्धि हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों 12वीं उपलब्धि हम लोग लिखेंगे चालुक्य राज सोमेश्वर से युद्ध। तो यहाँ पर दोस्तों इसका अगली उपलब्धि हो जाएगी चालुक्य राज, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे चालुक्य राज सोमेश्वर प्रथम से युद्ध। यहाँ पर दोस्तों इसकी अगली उपलब्धि हो जाएगी चालुक्य राज सोमेश्वर प्रथम से युद्ध। अब दोस्तों यहाँ पे जो चालुक्य राज सोमेश्वर था उसके साथ इसने जो युद्ध किया था उस युद्ध का यहाँ पे आपको क्या करना है, विस्तार पूर्वक यहाँ पे आपको उल्लेख कर देना है। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके BA फर्स्ट ईयर के हिस्ट्री के एग्जाम में बार बार पूछता है। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए और समझिए और याद करिए। तो यहाँ पर दोस्तों इसका 12वां जो है कि राजनीतिक उपलब्धि हो जाएगी चालुक्य राज सोमेश्वर प्रथम से युद्ध। अब दोस्तों चालुक्य राज सोमेश्वर प्रथम से युद्ध के बारे में आपको यहाँ पर उल्लेख करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जितना भी याद है 8 से 10 लाइन 12 लाइन आपको जितना भी याद है यहाँ पर दोस्तों आपको इसके आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको 13वां पॉइंट देना है। और 13वां पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको राजनीतिक उपलब्धि के बारे में लिखना है, यानी कि भोज परमार की राजनीतिक उपलब्धि में अगली उपलब्धि लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों भोज परमार की राजनीतिक उपलब्धि में अगली उपलब्धि हो जाएगी भोज के विरुद्ध संघ का संगठन, यानी कि भोज के विरुद्ध संघ का संगठन किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे भोज के विरुद्ध
संघ का संगठन, भोज के विरुद्ध संघ का संगठन। तो ये दोस्तों ये टोटल जो है कि 13 इसकी उपलब्धि हो गई, यानी कि जो है कि राजनीतिक उपलब्धि में इसकी 13 उपलब्धि हो गई। तो 13वें पॉइंट के आंसर में आपको क्या करना है, यहाँ पर भी दोस्तों आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में फिर को जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको भोज के विरुद्ध संघ के संगठन वाले पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था और क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट दिया हुआ था भोज परमार की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने भोज परमार की राजनीतिक उपलब्धियों में यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने 13 उपलब्धि लिख लिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम के अंदर आप इस तरीके से लिखेंगे तो दोस्तों गारंटी है कि अगर ये 15 या 20 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 12 या 13 नंबर या 15 नंबर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हम लोग राजनीतिक उपलब्धियों में यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 13 उपलब्धि लिख लिया। अब दोस्तों आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे दोस्तों क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कौन सा पॉइंट बच रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका अगला जो है कि सांस्कृतिक उपलब्धि बच रहा है, पॉइंट जो है कि सांस्कृतिक उपलब्धि वाला पॉइंट बच रहा है। तो आगे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और तीसरा पॉइंट देकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरा हेडिंग इसका लिखेंगे, यानी कि जो है कि भोज परमार की सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट देकर तीसरा हेडिंग हम लोग लिखेंगे राज्य विस्तार, यानी कि जो भोज परमार है उसका राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। यहाँ पे दोस्तों हम लोग राज्य विस्तार के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों तीसरा हेडिंग हो जाएगा राज्य विस्तार। अब दोस्तों राज्य विस्तार के बारे में यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको जितना याद है, आपको जितना पता है, यहाँ पे दोस्तों आपको इसके राज्य विस्तार के बारे में लिखना है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कम से कम 12 से 13 लाइन में आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको 12 से 13 लाइन में इसके राज्य विस्तार के बारे में इसके आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको चौथा पॉइंट देना है। और चौथा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है भोज की उपलब्धियाँ एवं मूल्यांकन, यानी कि भोज की जो भी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है भोज की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, भोज की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे भोज की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। अब दोस्तों भोज की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों चौथे पॉइंट के आंसर में आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में फिर को जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर 1 देना है। और चौथे हेडिंग के अंदर पॉइंट नंबर 1 में आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको जो है कि भोज परमार की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों सांस्कृतिक उपलब्धियाँ में इसकी पहली उपलब्धि हो जाएगी, यानी कि भोज परमार की जो है कि भोज की उपलब्धियों में यहाँ पे जो इसकी पहली उपलब्धि हो जाएगी सांस्कृतिक उपलब्धि, यहाँ पे दोस्तों इसकी पहली उपलब्धि हो जाएगी धार्मिक दृष्टिकोण। यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे धार्मिक दृष्टिकोण, यानी कि धर्म के क्षेत्र में बहुत कार्यरत था, यानी कि धर्म के क्षेत्र में आगे था। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे धार्मिक दृष्टिकोण। अब दोस्तों धार्मिक दृष्टिकोण लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको पहले पॉइंट के आंसर में आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में फिर को जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों इसके आंसर में आपको लिख देना है। अब दोस्तों भोज की सांस्कृतिक उपलब्धि में पहली उपलब्धि लिखने के बाद आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको दूसरा पॉइंट देना है। और दूसरा पॉइंट देकर आपको भोज की सांस्कृतिक उपलब्धि में दूसरी उपलब्धि लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी दूसरी उपलब्धि हो जाएगी लोकोपकारी कार्य, यानी कि भोज ने क्या किया, लोकोपकारी कार्यों के प्रति विशेष रुचि दिखाया। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे लोकोपकारी कार्य, यानी कि दोस्तों ये लोगों की सेवा में जो कि कार्यरत था। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे लोकोपकारी कार्य। अब दोस्तों लोकोपकारी कार्य लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों दूसरे पॉइंट के आंसर में भी आपको कम से कम 13 से 14 लाइन में, या फिर आपको जितना भी याद है 12 लाइन आपको यहाँ पे लिख देना है, 13 लाइन 14 लाइन आपको जितना भी याद है। यहाँ पर दोस्तों आपको भोज की सांस्कृतिक उपलब्धि में दूसरी उपलब्धि में आपको जो है कि यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है। और तीसरा पॉइंट देने के बाद भोज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में तीसरी उपलब्धि लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों भोज की जो है कि तीसरी सबसे बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। दोस्तों जो भोज था वो दोस्तों विद्यानुरागी तथा साहित्यिक प्रकर्ता था, यानी कि साहित्यिक कवि था। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे विद्यानुरागी। यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे विद्यानुरागी तथा साहित्यिक प्रकर्ता, विद्यानुरागी तथा साहित्यिक प्रखरता था। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे विद्यानुरागी तथा साहित्यिक प्रखरता। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों तीसरे पॉइंट के आंसर में आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में इसका आंसर लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर लिखने के बाद आपको क्या करना है, आगे दोस्तों क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन सा पॉइंट बच रहा है। तो क्वेश्चन के अंदर जो भी पॉइंट दिया हुआ था हम लोगों ने सभी पॉइंट को लेकर के हेडिंग बना लिया। दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कोई पॉइंट नहीं बच रहा है। जब क्वेश्चन के अंदर कोई पॉइंट नहीं बचता है तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन का निष्कर्ष देते हैं। तो आगे दोस्तों
दोस्तों लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग 5वां पॉइंट देंगे और 5वां पॉइंट देकर हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में दोस्तों इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है लास्ट में दोस्तों हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे। और निष्कर्ष लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों निष्कर्ष के अंदर आपको कम से कम 10 से 12 लाइन इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था भोज परमार की, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं भोज परमार की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया, उसके बाद दूसरे स्टेप हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया और तीसरे स्टेप में हम लोगों ने पॉइंट को लेकर के हेडिंग बना लिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।